हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हलधरों का हल्ला बोल जारी है और पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे हैं। सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर दिल्ली का मेन हाईवे जाम करने की धमकी दी जा रही है। हालांकि सरकार ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में आंदोलन करने की अनुमति दी, लेकिन किसान दिल्ली के रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर आंदोलन करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं की बैठक भी उनके द्वारा की गई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। अब रविवार सुबह 11 बजे किसान नेताओं की एक बार फिर से बैठक होगी और उसको लेकर के क्या आने वाले समय की रणनीति किसान नेताओं के द्वारा तय की जाएगी, यह भी देखना होगा। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान बिल पास होने के साथ जो किसानों का आंदोलन हरियाणा, पंजाब और यूपी में शुरू हुआ था, वो अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। किसानों को लगता है कि आंदोलन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे वो सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। पहले 2 दिन तो दिल्ली में किसानों के प्रवेश को लेकर काफी गहमा-गहमी देखने को मिली। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन से वार किया और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर लाठीचार्ज भी किया। लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और सभी बाधाएं झेलते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में जाने की अनुमति मिली, तीसरे दिन आंदोलन से नरमी देखने को मिलने लगी। लेकिन किसान बुराड़ी की जगह रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर अपना ठिकाना बनाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। इसलिए आज सिंधु बॉर्डर पर बुराड़ी जाने को लेकर किसानों के बीच बैठक हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी। किसान अब भी वहां डटे हुए हैं। उन्होंने फिलहाल फैसला किया है कि वो सिंधु बॉर्डर से नहीं हटेंगे और अपने आंदोलन को यहीं से चलाएंगे। इस बीच प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस चुके हैं। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के आंदोलन में घुसने की रिपोर्ट उनके पास है, लेकिन अभी उसका खुलासा करना ठीक नहीं। उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप भी लगाया। इस दौरान उन्होंने पंजाब के सीएम पर भी निशाना साधा। वही कह रहा हूँ कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया जा रहा है वो किसान के नाम पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। ये निंदनीय भी है। सर, अभी कैप्टन अमरिंदर से बात हुई नहीं हुई आपकी? क्या आपने प्रयास किया? लगातार मैं तो 3 बार कह रहा था, लेकिन हमारे एक्सचेंज के लोगों ने, क्योंकि हमारे कहने पर बार-बार वो फोन करते रहे, कम से कम 6-7 बार उनके यहाँ फोन किया। उनके स्टाफ के लोग उठाते रहे, अब कराते हैं, अब कराते हैं, 4 बजे कराते हैं, मीटिंग में है, यहाँ है, वहां है। यानी बड़ा अजीबोगरीब स्थिति के एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को बात कर रहा। आज तक मुझे 6 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया। हमने अपने लोगों से भी करते हैं, विरोधी पक्ष के लोगों से भी करते हैं। इवन इससे पहले इमरजेंसी कोई हमारी बात होती है, जब उन्हें फोन मिला, कोई व्यस्तता होती है तो घंटे आधे घंटे में बातचीत हो जाती है। लेकिन इस बार लगातार 3 दिन निवेदन करने के बाद भी कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएं। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी किसानों के आंदोलन के बहाने कांग्रेस और पंजाब के सीएम पर वार किया। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कृषि कानूनों को किसान हितैषी करार दिया। इस आंदोलन का, खासकर पंजाब के किसानों का, औचित्य समझ में नहीं आता। जब पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो इन कानूनों को पंजाब में लागू ही नहीं करेंगे और उन्होंने विधानसभा में अपने अलग से कानून पैदा कर दिए, तो उनको ये सारे इतने ज़्यादा अपने कार्यकर्ता या कुछ किसान या किसान नेता को ट्रैक्टर ट्रॉली भर के भेजने की आवश्यकता क्या थी? क्या करना चाहते हैं वो सिर्फ अपनी नाकामयाबियां, जो उन्होंने झूठे वायदे करके वोट लिए, इलेक्शन आगे आने वाला है निकट भविष्य में, और किसानों का ध्यान डाइवर्ट करने का सारा मुद्दा है। उधर रादौर से बीजेपी के सांसद नायब सिंह सैनी ने भी किसानों के आंदोलन के बहाने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सच में किसानों के हितैषी हैं, तो हरियाणा के किसानों को SYL का पानी दे दें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
इस किसान आंदोलन की आड़ के अंदर ये कांग्रेस के लोगों को भेज करके देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। देश के अंदर अस्थिरता की स्थिति पैदा करना ये कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है। जो जत्थेबंदी है वो भेज रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको लेकर के जो जत्थेबंदियां कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में भेजने का काम कर रहा है, हरियाणा में भेजने का काम कर रहा है, वो SYL का पानी भी हरियाणा को भेजे अगर वो किसान का इतना सच्चा हितैषी है। दूसरी तरफ सरकार में साथ निभा रहे जेजेपी किसानों के आंदोलन से बैकफुट पर आ गई। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सरकार से 3 दिसंबर की बजाय तुरंत बातचीत की अपील की है। विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब प्रांत के किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हजारों लाखों किसान सड़कों पर उतर करके सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में क्योंकि कोविड का समय है और अब क्योंकि दिसंबर का महीना लगभग शुरू होने वाला है, ठंड का समय है, बहुत ज्यादा ठंड शाम को पड़ती है, किसानों को और समस्या ना हो, इसलिए मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि जो बातचीत की शुरुआत और सकारात्मकता आपने दिखाई है उसमें अब और ज्यादा विलंब ना किया जाए। 3 तारीख नहीं बल्कि स्वयं आज ही सभी किसान संगठनों को बुलाकर उनके साथ बैठ करके बातचीत की जाए। उनकी जो शंकाएं हैं, जो भ्रम हैं, उनको दूर किया जाए और किसान भाइयों को इन सभी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर जाकर पंजाब से आए किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार 3 दिसंबर का इंतजार न करे बल्कि किसानों से अभी बात करे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन किसानों की आंखों में आंसू हैं, उन पर सरकार आंसू गैस कैसे इस्तेमाल कर रही है। ये 3 तारीख तक का जो अल्टीमेटम सरकार दे रही है ये सही नहीं है। तुरंत सरकार बातचीत करे और समाधान निकाले, MSP का प्रावधान दे, जो है इसका इन तीन काले कानूनों को नहीं तो वापस ले, नहीं तो इनमें कानून पर MSP का प्रावधान दे और अविलंब इस बातचीत को किया जाए। किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, कई जगह आंसू गैस के गोले चलाए गए। आप ये आंसू गैस के गोलों से कैसे रोकोगे किसानों को? जिन किसानों के आंखों में आंसू हैं उनको आंसू गैस के गोलों से रोकोगे? दिल्ली में स्टेडियमों को आप जो है जेल में तो बदल रहे हैं, बदलने की बात कह के किसान को रोकने की बात कर रहे हैं। इस देश में कोई ऐसी जेल नहीं बनी जो देश के किसान को जिसमें रोका जा सके। ये सरकार किसान की आवाज को कुचलने की कोशिश ना करे। सरकार किसान की आवाज कुचली नहीं जा सकती। यानी किसान आंदोलन पर सियासत जारी है। एक तरफ प्रदेश की सरकार पंजाब सरकार पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रही है, कृषि कानून को किसान हितैषी बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार से तुरंत किसानों से बातचीत करने की मांग कर रही है। यही नहीं, किसानों पर आंसू गैस के इस्तेमाल के बहाने तंज भी कस रही है। यानी किसान आंदोलन बहाना है, सियासी लाभ उठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ सड़क पर किसान लगातार डटे हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन क्या वाकई में ये सब कुछ होने जा रहा है और बातचीत के जरिए किसी तरीके का समाधान निकलेगा? बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी से आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद हुसैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं लेकिन शुरुआत बात किसानों की, तो इसलिए स्वामी जी आपके पास ही आ रहा हूं। अभी तक किसान सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी बैठकें हुई, सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं ने अब रणनीति तय की है और कल एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। हालांकि आज भी ये कहा जा रहा था कि बुराड़ी की तरफ कूच किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो स्थगित कर दिया गया। लेकिन डटे हुए हैं बॉर्डर पर अभी भी किसान। क्या अभी तक बातचीत को लेकर के कुछ कोशिश हुई है? सरकार एक तरफ कह रही है कि बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, रास्ता साफ है, किसान भी अगर चाहते हैं, इस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो सामने आए और अपने जो नेता हैं उनको लेकर के डेलीगेशन उनका आए और बातचीत करे। शुभेंदु सिंह जी, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर जो किसान, खाली पंजाब ही नहीं, हरियाणा नहीं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्रा से, अन्य राज्यों से आ चुका है।
यूपी का बहुत बड़े पैमाने पे किसान आ रहा है। हम अपने किसानों का इंतजार भी कर रहे हैं, कम से कम तमाम किसान संगठन पहुंचे। अभी 550 संगठनों का जो मामला है वो आपके सामने आया है। देश के अंदर हो भी कई किसान संगठन है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सभी संगठन पहुंच जाएं और मध्यस्थता जो जब भी हो, सरकार से बात हो, सभी संगठनों के बीच में जो है जवाबदेही तय हो। और साथ में हम ये चाहते हैं कि सरकार को जब दिखाई दे रहा है कि किसान आ चुका है, बॉर्डर पे खड़ा है, तो सरकार क्यों नहीं आती? खाली फोन ऑफ फ्रेंड बनकर आप अपनी बाइट देते हैं और दूर से बात करते हैं। आपने किसानों का वोट लिया है, देश के 70% आबादी का आपने वोट लिया है, वो चलकर आप दिल्ली के पास आए, दिल्ली दरबार में आ चुके हैं। आपका फर्ज बनता कहीं ना कहीं आप आके किसान के जख्म पे मलहम तो लगाएं। आपने इतने जख्म दिए, दिल्ली में आपने किसानों का स्वागत गोलों और तोपों से किया, बम मार के किया, लाठी मार के किया, वाटर कैनन, वही 5 डिग्री ठंडे पानी से आपने किसानों का स्वागत किया ऐसी सर्दी के अंदर। कम से कम अब आपका फर्ज बनता था गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो कि कह रहे हैं कि 3 तारीख से पहले भी आपसे वार्ता हो सकती है दिसंबर की, और किसान कल बुराड़ी बॉर्डर पहुंच जाए तो तुरंत मैं आ जाऊंगा। तो हम ये कहते हैं कि आप वहां मंच क्यों लगवाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं देश के लोगों को कि किसान यहाँ पे 15 दिन, 20 दिन, महीना, साल, 2 साल पड़ा रहे? अगर आप वास्तव में किसानों का कोई समाधान करना चाहते हैं, गृह मंत्री जी आप आए और किसानों की बात करें। स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि जो शुरुआत हुई वो पंजाब के किसानों के द्वारा शुरुआत हुई? आपने भी कहा कि अभी भी कुछ और संगठन है जो कि आने बाकी हैं, लेकिन शुरुआत जो हुई वो पंजाब से हुई। आपको लगता है कि पंजाब सरकार ने जब स्टैंड ले लिया था, केंद्र के कृषि कानूनों को उन्होंने साइडलाइन करते हुए अपने जो कानून है उनको लेकर के आए, तो उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो संख्या में किसान अगर नाराज है तो पंजाब का किसान ही क्यों है? वहां तो खुशहाली है ना, अब तो वहां चीजें बदल गई है ना, ऐसा क्यों हो रहा है फिर? शुभेंदु जी, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी जी, जिस प्रकार से भारत के अंदर भारत की सरकार ने गुजरात मॉडल दिया देश को समझाने के लिए कि गुजरात में तरक्की है, ऐसी कृषि को लेकर हरियाणा और पंजाब अग्रणी है और बड़े भाई हैं। और पूरे देश के अंदर किसान जो है उम्मीद लगाता है हरियाणा और पंजाब के किसान की खेती को देखकर। आप देखते होंगे जब भी कोई ट्रैक्टर, कोई कल्टीवेशन का कोई औजार किसान पंजाब में लेता है तो उसकी नकल दूसरे राज्य भी करते हैं, वहां भी खेती आगे बढ़ती है पंजाब को देखकर। और दूसरे राज्य के किसान पंजाब में खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी कृषि काम में काम करते हैं। तो पंजाब एक मॉडल है, पंजाब का जो किसान है उनका अग्रणी है, भाई है पंजाब हरियाणा, जो उसको देखकर लोग आगे आते हैं। और पंजाब में जो चीज को समझा जाता है, पंजाब 50 साल पहले भावनाओं को समझ जाता है, समस्या को समझ जाता है, पंजाब में हर चीज को जाना जाता है, पंजाब हरियाणा को इस बात को समझता है। हरियाणा किसान हरियाणा के किसान ऐसा क्या है और पंजाब ऐसा क्या है इसमें जो हरियाणा का किसान पीछे रह गया? इसलिए और जब 2 दिन तक भी आंदोलन चलता रहा, तीसरा दिन तो चल रहा है, लेकिन 2 दिन तक जब आंदोलन चलता रहा तब जाकर के भी भूमिका उतनी नजर नहीं आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज भी स्टेटमेंट दिया है कि ये सब कुछ जो किया हुआ है वो पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां की जो सरकार है उसके द्वारा सुनियोजित है। पंजाब के किसान हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा के किसानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस सब में शामिल नहीं हुए। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वो नींद से जागें। आपकी पुलिस दिन रात किसानों को हरियाणा को उठाने का काम कर रही है। लगभग हमारे पास जो लिस्ट आई है 4500 किसानों को आपने उठा चुके हैं। रोहतक के अंदर 900 किसानों पर आपने एफआईआर की दर्ज की है, हिसार में 1100 किसानों पर एफआईआर दर्ज की है, और अन्य कई जिलों में आपने एफआईआर किसानों पर दर्ज की, उनको उठाया, आप लोगों ने डिटेन किया है, नजरबंद किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ऋषिपाल अमावता जी को अभी भी उनको आपने डिटेन किया हुआ है। हमारे जो है दिलबाग सिंह हुड्डा जी हैं हिसार से, और वो कल जमानत लेके निकले हैं। हमारे अपना अनिल नांदल जी हैं, उनको कल जमानत मिली है। ऐसे अनेक हमारे किसान नेता हैं जो आपने पकड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हरियाणा, और आपको मैं बताना चाहता हूं 10 तारीख को सितंबर के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे पहले आपने किसानों को मारने का काम किया, आपने पीटने का काम किया, हमारे बुजुर्ग किसानों को आपने मारा। और हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, जबकि ऑपोजिशन के नेता भी और आजाद एमएलए भी। स्वामी इंद्र जी, आपने इस बात का भी जिक्र किया कि अब जब केंद्रीय गृह मंत्री, हालांकि आप इस बात का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन एक चीज तो ये भी है ना कि अब ये कह दिया गया है, आप एक जगह पर तो आइए ना, बीच रास्ते पर अगर जाम लगा करके अगर आप किसी भी परेशानी का समाधान चाहते हैं तो वो बातचीत की टेबल सड़क पर तो नहीं हो सकती। तो एक मंच वहां पर जहां पर सभी आम जो लोग हैं उनको भी परेशानी ना हो। जब बोल दिया गया कि आप बातचीत के टेबल पर आइए तो क्यों नहीं आगे, एक कदम वहां से और एक कदम यहां से, तभी तो बातचीत होगी। शुभेंदु जी, आप भली भांति जानते हैं
देश के राष्ट्रीय मार्गों को अवरुद्ध करने का काम हरियाणा सरकार और केंद्रीय सरकार ने किया। 15-15 फुट के गड्ढे खोद दिए गए, सड़कें उखाड़ दी गई। किसान अपनी ताकत से आगे बढ़ा है और किसान को रोका गया दिल्ली के रास्ते पर। किसान नहीं रुक रहा था, किसान तो सीधा जंतर मंत्र के लिए निकला था कि जंतर मंत्र जाके अपना धरना प्रदर्शन करेगा। तो सरकार ऐसे को तो उन्होंने तो ये भी साफ कर दिया सर। मैं एक चीज और ये पता होगा कि मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूं। वहां आकर जब अमित शाह ने ये कह दिया है, संसद भवन के आगे जब ये कह दिया गया है कि जब तक आप एक मंच पर नहीं आ जाते हैं, जब तक आप सभी किसान एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाते हैं, तब तक बातचीत नहीं होगी। तो ऐसे तो प्रदर्शन ये यूं ही चलता रहेगा, राजनीति होती रहेगी फिर तो। ये राजनीति नहीं है, ये देश के अंदर किसान का जागरण है। किसान जाग गया है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने किसान खड़ा हुआ है। मैं देश के गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, जब आप वोट लेने के लिए बिहार जा सकते हैं, ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली की बात दिल्ली के अंदर है, आप क्यों नहीं आते बीच में? करोड़ों की संख्या में आज किसान आपको मिलने आया है, धरती पुत्र आपको गले लगाने आया, गले क्यों नहीं लगते आप? ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। खालिद हुसैन जी, आप इस पूरे आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं? और जब किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, बॉर्डर पर अभी भी रुके हुए हैं, इस बात का इंतजार कि सरकार की तरफ से भी बातचीत का न्योता मिलेगा, लेकिन अब तो यह साफ कर दिया गया कि बातचीत होगी, सरकार भी चाहती है, लेकिन आप एक सुनिश्चित जगह पर तो पहुंचे, वहां पर आप आइए और उसके बाद जो है बातचीत आगे बढ़ेगी। देखिए शुभेंदु जी, ये जो कृषि के ऊपर कानून बनाए गए, आप एक बात समझिए कि हिंदुस्तान में 60% परिवारों और गरीब 100% परिवारों का, जो सबसे मुश्किल में रहते हैं, उनका चूल्हा इसी कृषि से चलता है। मतलब पूरे देश को अन्न वो देते हैं, लेकिन 60% परिवार कृषि पर निर्भर हैं। जब ये कानून बनाए गए, आज जैसे अभी आपने मुख्यमंत्री जी का दिखाया कि पंजाब की तरफ से हम दिक्कत, पंजाब और हरियाणा कृषि के लिए हिंदुस्तान में मॉडल प्रदेश है, दोनों स्टेट। यहां जागरूकता जल्दी आती है, चीजें जल्दी समझ में आती हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, बात का जो सिलसिला है, अगर इनको ऐसा लगता है भाजपा को और उनके सहयोगी दल जेजेपी को, जो किसान के बड़े हितैषी बनते थे, किसान परिवार से बनते थे, मैं तो असली तो सही तो ये है कि आज सरकार से, ना भाजपा से ना जेजेपी से कोई भी साथी हमारे साथ नहीं है। कोई जवाब सरकार की तरफ से कौन दे रहा है? ये जो आप दिखा रहे हैं, ये मात्र छोटी छोटी बाइट्स हैं जो उनके नेता उनके जो दे रहे हैं। अगर वो किसानों को इतने किसानों को आगे फेस करें ना, किसानों के सामने आए। ऐसा नहीं है कि आज किसान आज अपना प्रदर्शन कर रहा है और आप एक हफ्ते बाद उनको टाइम देते हो। एक हफ्ते का टाइम किसान किस तरह से बिताएगा ये नहीं सोचते हो, सर्दी में किस तरह से रहेगा ये नहीं सोचते हो। आपने उनके ऊपर जो जांचतें की हैं, उनमें किसी को चोट भी लगी होगी, कुछ बीमार भी हुए, वो सब उनके ऊपर क्या बीतेगी, इस बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। अब अपनी मर्जी से सरकार अभी भी अपनी मर्जी से चल रही है। बात करने का तरीका सीधा किसानों की सीधी एक छोटी सी तो मांग है। कभी भी इस देश में जमीन और उसकी खेती पर इस सरकारों ने बुरी नजर नहीं डाला। जब से भाजपा की सरकार 2014 से है, जब 2014 में सरकार बनी तो सबसे पहले क्या लेके आए? जमीन अधिग्रहण बिल। नहीं तो सर आपकी इच्छा क्या थी, आपकी मंशा क्या थी? कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर क्या ये सब चीजें नहीं थी? मेरी खत्म होने दो आप। हाँ, मैं सिर्फ पहले कुछ चीजें और जोड़ रहा हूं। नहीं पहले मैं अपनी फिर जोड़ लेना, समय हमारा। तो 2014 में क्या लेके आए? जमीन अधिग्रहण बिल, जो किसान की जमीन पे कब्जा करने का षड्यंत्र था इनका। नहीं तो सर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो सरकार की तरफ से आरोप लगते रहे, तो उसका क्या होगा फिर? आरोप ही लगे हैं बस। हाँ, आरोप ही लगे। साबित कर दीजिए। अभी तक कोई चीज साबित नहीं, आप भी साबित कर दीजिए ना। ये साबिती तो है। अगर किसान एक छोटी सी मांग कर रहा है, शुभेंदु जी, अगर एक छोटी सी मांग कर रहा है कि भाई आपको हमारी कृषि की, अगर हमारी फसल की चिंता है तो आप फसल में एक चीज इंक्लूड कर दीजिए, एमएसपी को गारंटीड कर दीजिए, तो सरकार को दिक्कत कहां है? वो ये कहते हैं भाजपा और जेजेपी वाले कि ये तो पहले कभी नहीं हुआ। अरे भाई, पहले इस देश में कभी किसान की जमीन पर अगर इस परेशानी का समाधान एमएसपी को लेकर ही हो रहा है, मैं जरा अमित जी मैं अमित जी आता हूं आपके पास, लेकिन हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा अमित नेहरा जी, अब एमएसपी का जिक्र बार बार हो रहा है, किसानों का ये आंदोलन, उसके पीछे एक बड़ा आधार यही कि एमएसपी लिखित तौर पर होनी चाहिए। पंजाब के अंदर एक अलग से अध्यादेश लाया गया, उसको पारित किया गया, उसमें यह कहा गया कि हम एमएसपी से कम पर अगर कोई भी खरीदता है तो उस पर हम कानूनी रूप से एक्शन लेंगे। तो यहां अगर देखा जाए तो सर क्या ये कदम कितना सही है? मंडियों के अंदर अगर खरीद नहीं होगी तो बाहर अगर कोई भी व्यापारी खरीदता है, क्योंकि पूरी खरीद तो एमएसपी पर होती नहीं, तो यानी कि बाकी बची हुई जो किसानों की फसल है वो कोई खरीदेगा भी नहीं आगे।
शुभेंदु, आपने अपना जो सवाल है उसका जवाब खुद ही दे दिया आपने। बताइए सर। लेकिन उससे पहले आपने अपने जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता उनसे एक सवाल पूछा था कि पंजाब के जो किसान हैं वो इतने इसमें उत्तेजित क्यों हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में क्यों आ रहे हैं। तो हालांकि उन्होंने भरसक कोशिश की जवाब देने की, अच्छा जवाब दिया, लेकिन मैं उसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूं ताकि दर्शकों को पता चले कि मामला क्या है सारा, ये खेल क्या है, ये जो गड़बड़ है ये है क्या सरकार की तरफ से। देखिए, इसको समझने के लिए आपको आजादी से पहले जाना पड़ेगा। देश आजाद जब हुआ था उससे पहले चौधरी छोटूराम जी जो थे यूनियनिस्ट पार्टी से, तो वो कृषि मंत्री बने थे। ज्वाइंट पंजाब होता था उस समय, बहुत बड़ा, जो आजकल पाकिस्तान में पंजाब है और ये हमारा जो पंजाब है आज, ये हरियाणा तक था, इसमें हिमाचल प्रदेश भी था, तो इसको ज्वाइंट पंजाब कहते थे, वृहद पंजाब जिसको बोलते हैं। तो सर छोटूराम ने सबसे पहले पहल की थी कि मंडियां हो पूरे पंजाब में किसानों के लिए, जहां पे किसानों की उपज सरकार द्वारा खरीद। अमित जी, मैं सिर्फ एक दो चीजें पूछ रहा हूं। मेरा जो शुरुआती जो सवाल था सर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मंडियों के अंदर खरीद होती है, एमएसपी जो तय की जाती है, क्या उस पर खरीद होती है क्या? सुनिए शुभेंदु, अगर पूरा हम बैकग्राउंड नहीं बताएंगे तो हम नहीं समझा पाएंगे, मैं नहीं समझा पाऊंगा। आप 2 मिनट सुने एक बार इस पूरे मामले को। मामला क्या है? हाँ, थोड़ा जल्दी। तो हुआ क्या कि उसके लिए मंडियां बनाई गई पूरे पंजाब में। आज के दिन क्या है कि केवल पंजाब में, हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में मंडियां हैं इस तरह की, जहां पे सरकार अपने लेवल पे खरीद करती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे देश में सिर्फ 6% अनाज एमएसपी पे खरीदा जाता है, जो सिर्फ इन 3 राज्यों में है। हरियाणा में हालात ये है कि यहाँ पे राजस्थान के किसान भी आते हैं अपना अनाज लेके, यूपी के भी आते हैं, इसलिए आते हैं कि ताकि एमएसपी पे खरीद हो जाए। एमएसपी यहाँ पे लागू है इन 3 राज्यों में, इसीलिए यहाँ का किसान खुशहाल है। और ये जो नींव रखी थी ये आजादी से पहले रख दी गई थी। यही वजह है कि हरियाणा और पंजाब, हिमाचल, इनके किसान बेहतर स्थिति में हैं। तो एमएसपी का अगर प्रोविजन नहीं होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन 3 राज्यों का होगा, सबसे ज्यादा नुकसान जो है पंजाब का होगा, इसलिए वो सबसे ज्यादा उत्तेजित है। अब ये बात सुनिए, एमएसपी अगर नहीं होगी तो क्या होगा? भाई, आप कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि ये मेरी चीज बिकेगी कितने में, तो आप कैसे उसको उपजाओगे? आपको एक गारंटी तो चाहिए ना। भाई, अन्नदाता है, वो पूरे देश के लिए अनाज उगाता है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि तेरी उड़द कितने में बिकेगी, तेरा गेहूं कितने में बिकेगा। कम से कम वो इस बात के लिए तो प्रिपेयर हो कि हाँ भाई मेरे को इतना फायदा होगा। अब बहुत सारे किसान हैं, करोड़ों किसान ऐसे हैं जो पट्टे पे जमीन लेते हैं, जिसको ठेका बोलते हैं। भाई, वो ठेका भी उसके हिसाब से निर्धारित करेगा। मान लिया गेहूं का दाम अगर 2500 रुपए क्विंटल होगा, अगर उसका एमएसपी पता चल जाएगी तो इस हिसाब से खेत का दाम तय होगा उसका ठेके का। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एमएसपी से जुड़ी हुई है। और सरकार ये कह रही कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन जारी रहेगी तो उसमें लिखित में देने में दिक्कत क्या है सरकार को? मेरे ये समझ में नहीं आई। किसानों की समस्या जायज है, ठीक है। मैं जरा ठीक है, ये है कि सरकार का कोई प्रवक्ता हो या बीजेपी का कोई प्रवक्ता हो इसमें ठीक है सर, ठीक है। सुखबीर तंवर जी, कितने प्रतिशत, क्योंकि बार बार आप लोग भी ये सवाल उठाते हैं कि जो तय निर्धारित जो मूल्य हैं, एमएसपी जो तय किया गया है उस पर भी खरीद नहीं होती है, तो ये शिकायतें तो है ना, इस बात को तो मानते हैं? देखिए शुभेंदु जी, जिस प्रकार से कोरोना काल में ये जो चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस लाए, और जबकि उस ऑर्डिनेंस की कोई जरूरत नहीं थी, उसके बाद ये इन्होंने कानून की शक्ल दे दी इसको, और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को, जो किसान विरोधी कृषि कानून है, और उन पे जब लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होना और राज्यसभा में मत विभाजन की मांग के बावजूद मत विभाजन नहीं होना, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है। उसके बाद पिपली में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा प्रायोजित लाठीचार्ज हुआ, वो आपके सामने की बात है। उसके बाद जिस प्रकार से किसानों को रोकने के लिए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जिस प्रकार से रोकने का भरसक प्रयत्न किया, और जिस प्रकार से किसान संगठनों को बाइट के माध्यम से, संचार माध्यमों से ये बताने का प्रयास किया कि हम सख्ती करेंगे, लेकिन किसान आज कितना दुखी और परेशान है।
और कैसे वो हरियाणा की सीमा से प्रवेश करके दिल्ली तक पहुंचा है। आपके चैनल ने, अनेक राष्ट्रीय चैनलों ने उनके ऊपर जिस प्रकार का कुठाराघात इस सरकार ने किया है, आप उस बात को भली भांति जानते हैं। ठीक है जब सर। वहाँ लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा हो गया, उसके बाद ये किसान को दिल्ली आने की अनुमति देते हैं। ठीक है। विषय ये नहीं है, विषय सिर्फ ये है, हाँ। जब लाखों किसान इस अन्नदाता की आवाज को लेके हाँ। ये कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो कानून है, दो हाँ। कृषि कानून और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम, हाँ। इन तीनों को निरस्त करने की मांग है। ठीक है, जब अगर सीधी सी बात है और नहीं किसानों चाहता, के लिए ही जब अगर- कोई कानून लेकर आए गए हैं तो क्यों नहीं किसानों की उन बातों को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। खैर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से आज की तस्वीरें देखने को मिली हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कल जब किसान संगठन, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। एक रिएक्शन जरा स्वामी जी से लेता हूं, फिर उसके बाद मैं खालिद हुसैन जी के पास आऊंगा। स्वामी जी, मेरा सवाल ये कि आपको लगता है बार बार ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन की आड़ में राजनीति की जा रही है, बैकएंड पर कौन सा राजनीतिक दल है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, या संगठन सिर्फ किसान संगठन ही है? देखिए, ये शुद्ध किसानों का आंदोलन है, राष्ट्रीय हित का आंदोलन है जी। अभी साथी बता रहे थे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो कालाबाजारी को बढ़ावा देने का कानून जो सरकार ने बनाया है, ये बल्कि देश के अंदर जितने आम जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको आने वाले समय में बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। अभी आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले आलू जो था मात्र 15 रुपए किलो था, जब से ये एक्ट लगा है उसके बाद ये आलू जो है देश के अंदर 50 रुपए 40 रुपए किलो का आलू हो चुका है। प्याज 60 से 80 रुपए किलो बिक चुका है। दालें जो 50 रुपए किलो थी, चने की दाल, वो आज 150 रुपए किलो है। सरसों का तेल जो 90 रुपए लीटर था, आज वो पौने 200 रुपए लीटर का तेल हो चुका है। ये स्टोरियों का जो कानून है, इसको हम हटाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एमएसपी पे जो है खरीद की गारंटी हो, ताकि किसान ही नहीं, ताकि सब लोगों को पता होगा। जैसे आज हम एमएसपी के ऊपर आपका गेहूं खरीदा जाता है, तो बाजार के अंदर गेहूं जो है 25 रुपए किलो बिकता है, क्योंकि किसान से वो लगभग 20 रुपए खरीदा जाता है। तो जो इसमें जो मुनाफाखोरी है उसका परसेंटेज होगा और सरकार को पता होगा कि कितना पैसा हमारे पास आया है। और दूसरी बात, जो पीडीएस का जो धान है, पीडीएस का जो गेहूं है, जो लोग राशन पे गेहूं लेते हैं, दालें लेते हैं, उन लोगों के ऊपर आने वाले समय समस्या होगी। आज तो देश जो है प्रोक्योरमेंट करता है, सरकार प्रोक्योरमेंट करती है। जब ये सारा अनाज काला बाजारियों के पास चला जाएगा, तो मेरे साथी आप समझ सकते हैं कि काला बाजारी कभी भी देश को जो अनाज सस्ते भाव में नहीं देगा, वो अपना मुनाफा लेने के लिए किसान को भी लूटेगा। सरकार सर ये कहती है कि आप पहले देख तो लीजिए, आपने आते के साथ ही उसके प्रभाव जाने नहीं और आपने विरोध कर दिया। आप पहले समझिए तो सही, वही कह रहे हैं साहब। 5 जून को ये आया था और 5 जून से अब तक किसान को पढ़ ही रहा है और पढ़ा रहा है। चलिए ठीक है। मैं जरा खालिद जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि बार बार चाहे आप हरियाणा प्रदेश के जितने मंत्री हों, मुख्यमंत्री ने भी इस बात की ओर इशारा किया कि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, इसका असल मायने में कैप्टन कौन है? उनका इशारा पंजाब की तरफ था। असल में ये सरकार जो है अपने निकम्मेपन को इससे छुपाना चाहती है। इनको ऐसा लगता है, इस जब से सरकार भाजपा की इस देश में है और जेजेपी 1 साल से भाजपा के साथ है, जो भी व्यक्ति या जो भी संगठन या जो भी समाज अपनी परेशानियों को लेकर सरकार के सामने आया, तो उनको ऐसा लगता है कि इन संगठनों में, इन व्यक्तियों में किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन, किसानों की मांगों को समर्थन है, लेकिन अपनी बुराइयों को से छुपा लेना कि इसमें दूसरी पार्टियों के लोग मिले हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो कहना था इसमें कुछ उपद्रवी लोग मिले हुए हैं। इस तरह की बातें चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में आपको मैं बता दूं, आज दिल्ली के एक अखबार में खबर छपी है जिसमें हरियाणा के 2 सांसदों ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और अफसरशाही की आड़ में सारी चीजें हो रही हैं। भिवानी के सांसद माननीय धर्मवीर जी और गुड़गांव के सांसद चौधरी इंद्रजीत सिंह की तरफ से वो खबर छपी है, आप अखबार दिखवा लीजिए। उनका बचाव भी उनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया अपनी सरकार का, लेकिन जब उनके ही सुनिए जब उनके ही लोग इस बात को मान रहे हैं। तो ये भी है ना कि जब आप पंजाब के किसानों के लिए समर्थन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पंजाब की सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया, नहीं तो आप कम से कम ये भी तो मांग कर लीजिए ना कि जो हरियाणा के किसान है, जो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि एसवाईएल का पानी उनको मिल जाए, लेकिन पंजाब सरकार इस पर जो है स्टैंड नहीं ले रही है, ना नहर बनाने के लिए कोशिश कर रही है। हमारा ये समर्थन, ये अजीब चीज है शुभेंदु जी। सुबीर जी आता हूं मैं, एक मिनट, ये अजीब चीज है। ये समर्थन पूरे देश के किसानों को है और ये कह के मतलब क्या है कि
और ये कह देना कि आप ये नहीं करेंगे तो हम ये नहीं करेंगे, आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, ये किसी चीज का उसका समाधान नहीं होता है। समाधान ये होता है कि आज जरूरत क्या है, आज जरूरत क्या है कि किसान आपसे एक गुजारिश कर रहे हैं कि आप ये सब कानून लेके आए हैं, किसानों को अपनी फसल पे खतरा बढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि एक कानून और इंक्लूड करिए। ठीक है, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ। ये चीजें कह देना कि अगर आप वो करेंगे हम ये करेंगे, हाँ। उसमें पार्टी के लोग मिले हुए हैं, ये चीजें उचित नहीं है। ये किसानों की समस्या का हल नहीं है। हाँ। हल ये है कि अगर किसान कुछ कह रहे हैं, इस देश के किसान का इस देश को खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ है। आपको बता देता हूं, इस देश नहीं तो उसके लिए तो उनके लिए तो सर आपने भी कुछ नहीं किया ना। कौन कहता है इतने क्यों? कांग्रेस इस देश में किसान का कर्जा माफ हुआ, किसने किया? आप बताइए किसने किया? अरे यूपीए की सरकार, यानी कि इससे पहले तक तो सब कुछ खुशहाल था, किसान बड़े संपन्न थे। इस एमएसपी की बात कहां से आई शुभेंदु जी? एमएसपी की बात कांग्रेस लेके आई। किसान खेती के लिए किसान को लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया कि आप आइए और देश के उसमें आप अपना योगदान दीजिए। तो ये सारी चीजें सोच किसान को लेके दर सीढ़ी देश को, अमित जी के पास भी आऊंगा, लेकिन जरा उससे पहले सुखबीर जी से रिएक्शन लेता हूं। सुखबीर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सुखबीर जी बताइए। देखिए शुभेंदु जी, जिस प्रकार से अनेक चैनल्स पे और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये चाहती है इस विषय को पंजाब वर्सेज हरियाणा बना दिया जाए, जबकि ये बिल्कुल अनुचित बात है। निसंदेह ये सारे राष्ट्र के किसानों की दिक्कत है, और इस पे जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से आ रही है, जिस प्रकार से आंदोलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से रोड़े अटकाए गए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से रोड़े अटकाए, निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इस देश और प्रदेश का किसान जाग चुका है, और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान शामिल नहीं है। हजारों की संख्या में हरियाणा के किसान शामिल है, और हरियाणा के किसान भी इस देश के किसान से अछूता नहीं है। इनको अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब को जो ये ढाल बनने की कोशिश कर रहे केंद्र सरकार की, इससे भी बचना चाहिए। और निसंदेह जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि हर वर्ग के लिए ये शोषण का काम करेगा, और निसंदेह पूंजीपतियों को पोषित करेगा। और बाकी जो दो और भी कानून है, उन कानूनों का भी अगर केंद्र सरकार कहती है बार बार कि हम समझा रहे हैं, अरे भैया आप ऑर्डिनेंस ले आए, आप कानून ले आए, आप समझा ही नहीं पाए। निसंदेह ये सारे के सारा जो कानून है, जिस प्रकार से मोदी जी की नीति है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। ठीक है अमित नेहरा जी, राजनीति तो इसमें हो रही है, दोषारोपण हो रहा है, चाहे पंजाब की। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है। हरियाणा के मंत्री से लेकर के नेता मुख्यमंत्री तक सभी ये कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ से सुनियोजित और प्रायोजित ये पूरा कार्यक्रम था। इसमें बैकएंड पर कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार है, कांग्रेस है, तो इसमें राजनीति तो हो रही है। राजनीति का अवसर क्यों देते हैं? देखिए राजनीति होनी चाहिए, इसमें बीजेपी को कौन रोक रहा है? वो भी कर ले भाई, वो भी आए ना, वो इसके समर्थन में आए, समर्थन में रैली करें, कौन रोक रहा है भाई? ठीक है, राजनीतिक दल होते हैं, जो विपक्षी दल होता है उसका धर्म होता है कि कोई चीज गलत है तो उसका विरोध करे, समर्थन करे, नैतिक समर्थन दे। जब यूपीए उसमें थी, सत्ता में थी, तो क्या बीजेपी ने किसान संगठनों को, इनको आंदोलनों को अपना समर्थन नहीं दिया था क्या? देखिए ये तो गलत बात है, ये कहना कि कोई राजनीतिक दल उसको समर्थन दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये गलत बात है। लेकिन आज किसानों की जो स्थिति है सर, आज किसानों की अमित जी जो स्थिति है वो इसी कारण से खराब है कि उनके साथ सिर्फ और उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जाती है, उनको राजनीति के केंद्र में रखा जाता है, राजनीति होती रहती है लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए ये दुर्दशा है। देखिए ऐसा नहीं है, किसान काफी जागरूक हो रहे हैं और आगे होंगे भी। और खास बात ये लगी मुझे कि ये जो 3 कानून आए हैं, इससे जागृति और ज्यादा बढ़ी है किसानों में। आपने अगर देखा होगा पिछले 3 दिनों में बड़ा एक सिस्टमेटिक ढंग से आंदोलन चला है, ना तो कोई ज्यादा इसमें तोड़फोड़ हुई है, ना कोई अतिवादी कदम जिसको कह सकते हैं किसानों की तरफ से हुआ है। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना अभी तक का काम किया है। और ये है कि एक लग रहा है कि कोई पीछे इसके एक संगठन है,
जो इनको दिशा निर्देश दे रहा है और उसी हिसाब से चल रहा है। तो जो पीछे बात हो चुकी है उसको तो हमें नहीं देना चाहिए ज्यादा ध्यान। आगे ये होना चाहिए कि जो भी चीजें हों ठीक हो, किसान की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़े, खुशहाल हो, ये तो इस तरह की कामना हमें करनी चाहिए। ठीक है, मैं जरा स्वामी जी आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूं कि अभी तक की जो किसानों की रणनीति थी, पंजाब के किसानों का पूरी तरीके से समर्थन मिला, हरियाणा से होते हुए दिल्ली बॉर्डर पर वो पहुंच चुके हैं। अब आगे यूपी, राजस्थान और हरियाणा के भी किसान इसमें समर्थन दे रहे हैं और धीरे धीरे संख्या इसमें बढ़ती चली जा रही है। कल के दिन को लेकर के आप क्या स्थिति देख रहे हैं? और ज्यादा संख्या बढ़ने जा रही है, आगे दिल्ली का कूच किया जाएगा, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा जाएगा, संख्या बढ़ेगी। लगभग मेरा अनुमान है कि दिल्ली के अंदर किसान जो है 20 लाख का आंकड़ा क्रॉस करेगा इस बार। 1987 के अंदर जो महेंद्र सिंह टके, सरजोशी जी ने जो रैली की थी, उस रैली से बढ़कर यहां पे मामला बनने वाला है। अगर सरकार नहीं चेती सही समय पर और सरकार ने किसानों की बात बीच में आकर नहीं मानी तो ये आंदोलन जो है बढ़ेगा और किसान अपनी बात मनाए बगैर वापस दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप बार बार किसानों पे आरोप लगा रहे हैं कि ये किसी न किसी से पोषण से चल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अध्यादेश जो आपने बनाए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कानून मंत्री जी, आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने कौन सी ऐसी एजेंसी से ये कानून बनाए, उस एजेंसी का नाम क्यों नहीं बताते? कौन सा आयोग आपने गठित किया, उसका नाम क्यों नहीं बताते? ऐसे कौन से इसको बनाने वाले निर्माता थे, उनका नाम क्यों? मुझे लगता है कि ये कानून सरकार ने बनाकर कंपनियों ने बनाया और कंपनी ने फाइल बना के सरकार को दे दी, सरकार ने जस की तस उसको लागू कर दी। क्योंकि आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान को कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं है, यानी लोकतंत्र का सीधा सीधा यहाँ पे जो है बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। किसान कोर्ट में नहीं जा सकेगा, किसान सिर्फ एसडीएम कार्यालय तक ही सीमित रह जाएगा। तो इससे किसान के जो मौलिक अधिकार है वो भी हनन होने वाला है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, तुरंत इन कानूनों को रद्दी में फेंक देना चाहिए और ताकि देश के अंदर जो व्यवस्था है, सर प्रमुखता से मांग क्या है, सुदृढ़ करना चाहिए, प्रमुखता से मांग क्या है? क्योंकि कई किसान संगठन के नेता ये कहते हैं कि आप लिखित तौर पर अगर सरकार हमें एमएसपी को निर्धारित कर देती है, तय कर देती है और कानून बना लेती है इसका, तो हम जो है पीछे हट जाएंगे। क्या सिर्फ एक ये पैमाना है, एक बड़ी प्रमुखता के साथ ये मांग है, या इसके अलावा कोई और भी अलग मांग है? देखिए, हम ये जो खरीद की गारंटी है कानून को एमएसपी हम बोल रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खरीद का कानून बनाना चाहिए। आज भारत के अंदर मात्र 6% ही जो है प्रोक्योरमेंट है, बाकी प्रोक्योरमेंट वो भी सिर्फ गेहूं और धान की, बाकी जो फसलें हैं वो प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही हैं। हम चाहते सभी फसलों के ऊपर एमएसपी हो। बिहार का जो किसान पिछड़ गया है उस किसान को भी एमएसपी का लाभ हो। मध्य प्रदेश का किसान जो आज अपनी धान लेकर बैठा हुआ है, मध्य प्रदेश में अभी परचेज शुरू नहीं हुई है, सोसाइटियां जो है पहली तारीख से परचेज करेंगी। मध्य प्रदेश का मेरे पास आंकड़ा आ चुका है, वहां किसान मुझसे बात कर रहे हैं। आज सुबह ही मेरे किसानों से बात हो रही थी और वहां पे जो है धान जो है सरकार प्रोक्योरमेंट जो करेगी मात्र 10 क्विंटल प्रति एकड़ करेगी और वो भी सिर्फ जो है 3 एकड़ की फसल ली जाएगी। तो बड़ा सवाल है कि सरकार की जो एजेंसियां हैं वो बड़े पैमाने पर एमएसपी, जो तय एमएसपी है मंडी के अंदर, उस पर सभी फसल तो नहीं खरीदी जाती है, ना आज तक खरीदी जाती रही है और अभी तक के हालात में खरीद तो सकती नहीं है। तो ऐसे में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सामने आते हैं और वहीं से ही सिलसिला शुरू होता है। किसान ये कह रहे हैं, कुछ किसान संगठन के नेता ये भी कहते हैं कि सर अगर एमएसपी तय कर दी जाती है तो उससे नीचे तो कोई खरीदने को बाहर तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि सरकार उतना खरीद नहीं पाएगी। प्राइवेट प्लेयर्स उसके नीचे अगर खरीदेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो वो भी नहीं खरीदे जाएगा, तो किसान की जो फसल है वो तो बर्बाद हो जाएगी फिर। हाँ, अभी तक कुछ तो राशि मिलती है उनको। हाँ, कैसे बर्बाद होगी मुझे बताइए, कैसे बर्बाद होगी बताइए ना। जब सरकारी एजेंसी खुद खरीदने के लिए वहां खड़ी होगी तो दूसरी प्राइवेट एजेंसी को मजबूरन आज तक तय एमएसपी पर क्या पूरी फसल खरीदी जाती रही है क्या? यही तो सवाल है ना कि कभी भी पूरी फसल खरीदी गई क्या? वही तो क्योंकि अभी एमएसपी एक्ट नहीं है, अभी एमएसपी एक्ट नहीं है और भारत की मंडियां जो है पूरी तरह से बनी नहीं है। सिर्फ पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा राजस्थान केंद्रीय मंडियां हैं, बाकी जगह किसान इससे वंचित है। हम ये चाहते हैं कि भारत का जो कमेरा है उसको लुटेरे से बचाने के लिए आप काम करें, ना कि लुटेरों के साथ मिलकर आप काम करें। भारत सरकार से हम एक अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है,
खालिद जी कुछ कहना चाहिए। अब मैं कह रहा था कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि किसानों को मजबूत करना है, इन तीन कानूनों की आवश्यकता नहीं है। आप एक कानून बना दीजिए एमएसपी का, न्यूनतम प्राइस का। न्यूनतम प्राइस का मतलब यह नहीं हुआ कि उसका मतलब है कि इससे कम नहीं खरीदेगा। अगर वो ज्यादा खरीदता है तो उसको किसी ने मना नहीं किया। अगर बाजार में मार्केट में मुकाबला बढ़ता है फसल का तो ज्यादा तो खरीद सकता है कोई भी, लेकिन ये एमएसपी की मांग क्यों हो रही है कि अब इससे कम कोई नहीं खरीदेगा। खतरा ये देखिए, ये कानून शुभेंदु जी बिहार में लागू है और बिहार का आपको मैं बताऊं कि वहां 4-5 एकड़ का किसान मात्र अपना घर भर के लिए वहां खेती करता है, बाकी जमीन को खाली छोड़ता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब केंद्र कानून का जब विरोध किया जा रहा है तो पंजाब में भी तो अपना कानून लेकर आ गए ना, अपने अध्यादेश लेकर आ गए ना, तो उसके बाद क्या वहां का किसान खुशहाल हो गया क्या? अभी तो ये सारी अब ये लागू, अब यही तो सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि केंद्र कानून जो लाया गया उसमें आपने समय दिया क्या? नहीं, समय से आपका मतलब नहीं समझा। समय मतलब आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से अगर कृषि कानून लाया गया तो उसके इम्पैक्ट जाने बिना आपने विरोध करना शुरू कर दिया। आप ये विरोध कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने भी तो ऐसा ही अध्यादेश अलग से, इससे अलग अपना अध्यादेश लेकर आए संशोधित करके, तो उसका असर तो किसानों पर नजर आना चाहिए ना। कम से कम पंजाब के जो किसान है वो तो खुशहाल होने चाहिए। शुभेंदु जी बात, अगर यहाँ पे कोई सरकार का नुमाइंदा होता तो अच्छा लगता, वो सवाल पूछता, उसको मैं जवाब देता, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। आप ये जो कानून, जब आपने विधेयक बिल लाए गए, एक तरफ आज जब किसान आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि कोरोना का खतरा है दिल्ली के अंदर, और आप अंधेरे में कानून बनाते हैं, किसी को पूछते नहीं है। अगर आपको इसके नफा नुकसान जानने थे, किसान संगठनों से बात करनी थी, राजनीतिक दलों से बात करनी थी, तब तो इसका नफा नुकसान पता लगना। आपने थोपा है देश के ऊपर कानून, भाजपा ने कानून थोपा गया है, किसान जब नाराज है तो क्यों थोपा गया है? नहीं, ये किसी की सहमति से नहीं है पूरे देश में, ना किसी किसान की, ना किसान यूनियन की, ना किसी राजनीतिक दल की। ये सिर्फ भाजपा और भाजपा के उद्योगपति मित्र जो पूरी तरह से सरकार को बैकअप देते हैं, ये उनका बनाया हुआ एजेंडा है और सरकार को सौंप दिया गया। उसके बाद मैं जी आपके पास आता हूं। सुखबीर जी। शुभेंदु जी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, 2012 में कांग्रेस भी इसी प्रकार के कानून लेके आई थी, तो ये किस मुंह से बुराई कर रहे हैं? देखिए, विषय सीधा सीधा ये है, जो कृषि है, कृषि राज्यों का विषय है। इसमें केंद्र ने जिस प्रकार से अपना हस्तक्षेप किया है, निसंदेह वो पूंजीपतियों को पोषित करने वाला काम है। इन तीनों कानूनों का किसान और जो अन्य वर्ग हैं, सिवाय नुकसान के किसी को कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को पोषित करने की चाल है। आज इस देश और प्रदेश का किसान जाग चुका है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी इन बेजा हरकतों से, जो हर वर्ग पे मार मारने की इनकी कोशिश है, इनको बाज आना चाहिए। और किसानों की बात जो है सीधा सीधा ये है कि ये तीनों कानून निरस्त करने चाहिए। जब आप आवश्यक वस्तु अधिनियम के लागू रहते, काला बाजारी नहीं रोक पाए, फिर जब आपने सारी अधिकतम सीमा निरस्त कर दी, फिर अब काला बाजारी को कैसे रोकेंगे? अभी जिस प्रकार से आलू और प्याज के और दाल और अन्य खाद्य तेल की चर्चा हुई, उनके रेट की चर्चा हुई, निसंदेह ये सत्य है। और अतीत में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का खेल इस देश को दिखाया था, हम कैसे भूल जाएं? खा गई घंटा पी गई तेल, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसकी मारी आज तक दिल्ली में नहीं आई है। अब मोदी जी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निसंदेह भारतीय किसान जाग चुका है। इन्होंने जिस प्रकार का कानून किसानों पे थोपा है, इनको निसंदेह इस कानून को निरस्त करना चाहिए। ठीक है, जरा जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है तंवर साहब, वैसे तो आप भी एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं जो इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन आपको यह भी पता है कि ये चाचा भतीजे का जो खेल है ना, जरा सा अपने भतीजे को रोक लीजिए, नहीं कि सरकार का समर्थन ले ले वापस। देखिए, अपने भतीजे को रोक लीजिए ना। आप श्रीमान तथ्यों पे बात करें। तथ्य तो है कि ये भी कोई छुपी हुई चीज है क्या तंवर भाई? नहीं तंवर भाई, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। जरा सा भतीजे को रोक लीजिए कि भतीजे जी आप आइए, बाहर निकलिए सरकार से, ये किसान विरोधी सरकार है। आप चाचा भतीजा को बीच में लाके आपने जो काम किया था इस किसानों को लूटने के लिए, आप स्वीकार करो, आपने 2012 में क्या लाए थे?
चलिए ठीक है सर, ठीक है, उस पर नहीं जाना चाह रहे, लेकिन हम आज की स्थिति पे आप बीच में ये लाए हैं। ठीक है सर, ठीक है, सिर्फ आज की स्थिति पे आज गौर कर लीजिए। ठीक है कि भतीजे को अमित जी, ठीक है सर, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस पर नहीं जा रहे, इस पर नहीं जा रहे। ठीक है सर, उसको छोड़ दीजिए। अमित जी, अगर ठीक है सर, ठीक है सुखबीर जी, ठीक है सुखबीर जी, ठीक है। अमित जी, मेरा सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, और उससे पहले 2020 में जिस तरीके से कानून लाए जाते हैं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ होगा या इससे और ग्राफ डाउन जाएगा? क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय में भी अर्थव्यवस्था को संभाले रखने का जिम्मा सिर्फ किसानों के पास ही था, उन्हीं की बदौलत स्थिति थोड़ी सी बेहतर बनी रही। था नहीं है शुभेंदु जी, था नहीं है। अमित जी, शुभेंदु, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई क्रांतिकारी बदलाव आएगा। हाँ, लेकिन ये है कि अभी तक पीछे अगर देखें तो उसे जरूर लगता है कि इससे आय में गिरावट जरूर आ सकती है, क्योंकि जो एमएसपी वाला मामला है, अगर सरकार ये सुनिश्चित करती कि हर साल एमएसपी 10% बढ़ेगी या 5% बढ़ेगी, तो मैं मान लूं भाई ये बात ठीक है इनकी, लेकिन इस तरह की कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखें एमएसपी जिस तरह कपास की एमएसपी है, मेरे ख्याल से 5600 रुपए है हरियाणा में, लेकिन 5400 रुपए के आसपास ये जो निजी मिल वाले हैं वो खरीद रहे हैं, और इसी तरह जो गेहूं की है उससे थोड़ा सा कम खरीद रहे हैं। मान लिया ये 6000 हो तो मिल वाले 5700 खरीद ले, 5800 खरीद रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एमएसपी थोड़ी सी ज्यादा होगी तभी तो नीचे वाले खरीदेंगे। एमएसपी का फायदा ये होता है। अब दूसरी बात आई, चलो ठीक है इसको छोड़ दें। अब अगर ये कानून इतने ही बढ़िया है तो एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्होंने जो निरस्त किया है, तो एक शब्द आता है कानूनी लैंग्वेज में, आपको अगर ध्यान हो, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि उससे पहले जो कानून होता है और जो लागू होता है उस समय से ही लागू हो जाए ये कानून। जैसे 1954 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हुआ था कि एक सीमा थी कि उससे ज्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते, तो आप उससे लगा दे देना, रेट्रोस्पेक्टिव कर दो आप। 1954 से लागू हुए ये एक्ट, और इस दौरान जितने भी जो काला बाजारी के जो मुकदमे बने हैं, FIR हुई है, वो सारी निरस्त कर दो। भाई सरकार अगर इतनी किसान हितैषी है तो रेट्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं कर दे रही है? भाई उसके पास इनका तर्क क्या है? भाई रेट्रोस्पेक्टिव करो ना। ठीक है भाई ये देखो, दो चीजें हैं इसमें, किसान भी एक पहलू है और आम आदमी भी इसमें पहलू है। आम आदमी के जो संख्या जुड़े हैं और जो उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटने से बढ़ने वाली है। ठीक है, उधर किसान की जो दिक्कतें बढ़ेगी वो एमएसपी ना होने से होगी। स्वामी जी, मैं जरा आपसे ये दोनों को समझने की जरूरत है। ठीक है स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब बातचीत का स्तर कैसे आगे बढ़ेगा? कब तक किसान सड़कों पर डटे रहेंगे? सरकार जब ये कह रही है कि अब बातचीत के लिए हमें टेबल पर आना चाहिए, तो किसान संगठन इस पर क्या विचार कर रहे हैं और आगे कल की तारीख में क्या निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, ये बात कहनी पड़ेगी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हजूर आते आते बहुत देर आपने देर कर दी। अभी सरकार देर पर देर ही करी जा रही, आने का काम नहीं कर रही, नाम तक नहीं दे रही कि हम मिलना चाहते हैं। वो हमें बोल रहे हैं कि आप आए। ये पहले आप में कभी ट्रेन ना छूट जाए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पहले आप ना करके आप आने का काम करें, किसानों के बीच में आए। धरती पुत्र को गले लगाने आया, आप गले क्यों नहीं लगते? जब धरती पुत्र की वोट चाहिए होती थी तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि किसानों का मैं पहले ही आते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा। आप दूसरी बार किसानों ने मौका दिया, देश की जनता ने आपको दूसरी बार मौका दिया, कम से कम इस बात को आप लगा देते। पर नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लगाई। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं किसानों के साथ हूं, मैं खुद किसान पुत्र हूं। उन्होंने भी ट्रैक्टर चला के दिखाया था रोहतक के अंदर कि मैं धरती पुत्र हूं। आपने सिरसा के अंदर किसानों के ऊपर लाठियां भाजी, कुरुक्षेत्र में आपने लाठियां भाजी पिपली के अंदर, और आपने अब हरियाणा के अंदर जब किसान 25 तरीक को चला इन सब चीजों को भूल करके आगे बढ़ा जाएगा? हरियाणा के किसान को मारने क्या अगर जब एक बार फिर से बोला गया, चलाने का काम किया, बम चलाने का काम, अगर हम सर पीछे की चीजों वालों को तो नहीं बख्शा, हरियाणा वालों को भी नहीं बख्शा आपने। तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर ये बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। तो समाधान का रास्ता है सर, गुंजाइश अभी भी है, उपद्रव मचाता है, अभी भी गुंजाइश है क्या? हम उपद्रवी नहीं है, हम देश गुंजाइश है स्वामी जी। देश को आजादी दिलाने में किसान का 95% हिस्सा रहा है। भगत सिंह किसान के बेटे थे,
नहीं, गुंजाइश है अभी किसान के कहीं बेटे थे। अगर बातचीत का स्तर आगे बढ़ता है तो किसान तैयार हैं क्या बातचीत के लिए? क्या सरकार अगर एक प्रपोजल दे रही है कि किसानों के साथ बातचीत की जाए और आगे इस पर समाधान निकाला जाए, तो क्या किसान भी तैयार हैं? क्योंकि सहमति तो दोनों तरफ से होगी ना, तभी तो बातचीत। मैं देश के बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपका कोई एक बेटा बताइए ना कि आपके घर से और देश की सीमाओं की रक्षा करने गया हो। आप खुद बताइए ना, जब आपने 5 करोड़ की गाड़ी लेनी होती है तब तो आप अपने किसान। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहां पर बात किसानों की है और किसानों की जो परेशानियां हैं ये आज की परेशानियां नहीं है, बीते लंबे समय से यही परेशानियां चली आ रही हैं। लेकिन समाधान कैसे हो, बड़ा सवाल यही, क्योंकि अक्सर राजनीति किसानों के मामले पर होती रही है। लेकिन इस मामले पर समाधान कैसे और कब निकलेगा, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, देखना अपने आप में